तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट इन नॉवल के एपिसोड नंबर 425 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने अभी तक पिछले एपिसोड में देख रखा कि लू फेंग ने बीस्ट ऑफ हार्ट को सीख लिया होता है, उसको अचीव कर लिया होता है। यहाँ पे एंचेस्टर को भी लगने लगा होता है कि अब तो वो इस बेट को हार जाएंगे और यहीं पे शुरुआत होने वाला है लू फेंग का अल्टीमेट टेक्निक, जो कि यूनिवर्स मास्टर तक को राइवल देगा। तो चलो देखते हैं कि आखिर वो कौन सी टेक्निक है, वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और अब फिर हमें लू फेंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जाग चुका होता है आफ्टर 180 मिलियंस के बाद, और लू फेंग के अंदर सारी मेमोरीज आ जाती हैं और लू फेंग का साथ बहुत ही पीसफुली हो चुका होता है। लू फेंग को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा होता है। और फिर हमें सीन चेंज कर एंचेस्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो इन सारी नज़ारे को देख रहे होते हैं और वो क्या था कि फाइनली इसने अपने बीस गॉड पार्ट के बॉटल नेक को टच कर लिया है, जो कुछ और नहीं बीस गॉड हार्ट होता है, जो कि हार्ट ऑफ बीस गॉड बोल सकते हो। अब बताया जाता है कि जो हार्ट ऑफ बीस गॉड होता है ना, वो सबसे डिफिकल्ट स्टेज होता है कॉम्प्रिहेंड करने में। यहाँ पे इसको तो ढूंढना और भी मुश्किल होता है, इसको मास्टर करना तो लगभग बहुत ज़्यादा नामुमकिन के जैसा होता है। बीस गॉड पार्ट अगर एंचेस्ट्रल गॉड स्कूल की माने तो टोटल 7 मेजर इनहेरिटेंस में होता है। यहाँ पे बीस गॉड पार्ट के भी फिगरिंग आउट होते हैं। यहाँ पे एक बंदा इसको तभी अचीव कर सकता है जब कोई यूनिवर्स मास्टर लेवल या फिर कोई पाइनिकल एग्जिस्टेंस बन जाता है यूनिवर्स में, और जिसने भी इसको पाया यही है। अब देखा जाए गोल्डन हॉर्न बीस्ट के लिनेज में जो कि काउंटलेस इरास में कुछ ही ऐसे होते हैं जो कि इसको मास्टर कर पाते हैं, नहीं तो इसको मास्टर करना पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और बताया जाता है कि बिना किसी हार्ट ऑफ बीस्ट गॉड्स के यहाँ पे ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि वो बीस्ट गॉड का ट्रू इनकारनेशन बन सके। लू फेंग ने जो कि अनइंटेंशनल रिवार्ड रखा हुआ था, यहाँ पे टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ हार्ड वर्क की कहानी लू फेंग इस मुकाम तक पहुंच पाया है। यहाँ तक कि लू फेंग का जो अर्थ बॉडी था वो डीप स्लम्बर में जा चुका था, क्योंकि लू फेंग का कोर असल में उससे बहुत ही ज़्यादा दूर था, बहुत ही लंबे अरसे तक वहाँ पे कोर नहीं आया था। कहते हैं कि ये लू फेंग इसने तो 1 लाख साल से कम में भी अपने यह नाम बना लिया है। मैं भी इसको सेक्टर में था और यहाँ पे वो रह के 180 मिलियन तक खुद को कल्टीवेट किया है। वो इतना डेडिकेट हो गया था कि वो आसपास में कुछ भी चल रहा है इसकी फर्क नहीं कर रहा था, और फाइनली उसने खुद को कर लिया है। ये बहुत ही पावरफुल था। अब यहाँ पे यही सब के बारे में फिर से लंबी चौड़ी होती हैं, लेकिन इसको मैं नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि आप लोग समझ लो बीस्ट ऑफ हार्ट का जिसको कि लू फेंग ने अचीव कर लिया है और ये एक बहुत बड़ा फीट होता है। फिर हमें सीन चेंज कर लू फेंग का दिखाया जाता है जो कि उठा हुआ होता है और उसके अंदर से काउंटलेस गोल्डन थ्रेड्स निकलते हैं, जहाँ पे लू फेंग कहता है कि तो ये ऐसे हो सकता है, हाँ ये ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे लू फेंग को पता नहीं था कि वो उसका प्योर लक था या फिर कोइंसिडेंस था। उसने कई सारे थ्योरीज को अलग अलग मिलाए होते हैं। यहाँ पे लगभग बहुत बार कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन लगाने के बाद इस अचीव को पा पाया है। यहाँ पे लू फेंग को बहुत ही अच्छा महसूस था कि वो यहाँ पे आराम से किसी को भी मार सकता है, और लू फेंग इन सब के बारे में अपने आप में सोचने लगता है, अपने उन सारे टेक्निक को रिवाइज करने लगता है। और सडनली वहाँ पे गोल्डन रे अपीयर होता है, एक गोल्डन रे जो कि हेवन और अर्थ को भी स्लाइस कर दे। वहाँ पे हर एक चीज़ फ्रोज हो जाता है, एक ही इंस्टेंट में वहाँ पे फंडामेंटल चेंज हो जाता है, फिर रिटर्न हो जाता है नॉर्मल में। और लू फेंग कहता है कि मेरे पास इतनी कम गॉडली पावर बची हुई है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि लू फेंग को इस पावर में यूज़ करने में बहुत ज़्यादा गॉडली बॉडी की यूज़ करनी पड़ रही थी। अब वो कहता है कि आखिरकार इस टेक्निक की लेवल कितनी होगी। लू फेंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया है और इसने इसको मास्टर कर लिया है। और लू फेंग ने सक्सेसफुली टेक्निक भी बना लिया होता है। पहले तो उसने यूनिवर्स लाइट लेवल का बनाया हुआ होता है जो कि इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन लू फेंग इसको बना लिया होता है। वो सोचने लगता है कि क्या उसकी जो ये टेक्निक है क्या ये यूनिवर्स मास्टर की अल्टीमेट टेक्निक है। अब लू फेंग को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि उसने यूनिवर्स मास्टर की अल्टीमेट टेक्निक को क्रिएट कर
कर लिया है, लेकिन वो भी थोड़ा सा इसकी पावर को देख के हैरान हो गया होता है। और ये जो 180 मिलियन ईयर्स में जो लू फेंग ने पढ़ा होता है, ये लू फेंग के लिए बहुत ही रंग लाई होती है। लू फेंग को समझ में आ गया होता है कि उसकी जो पावर है वो बहुत ही बढ़ चुकी है, उसकी फाउंडेशन भी बहुत ही अच्छे से बैठ चुकी है। 180 मिलियन कम नहीं होता है, और इसके कारण लू फेंग की मेंटल स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी। अब मन में डाउट था कि यूनिवर्स मास्टर लेवल का है या फिर नहीं। इसके लिए लू फेंग इसके पावर को रिप्रेजेंट करता है और दिखाया जाता है कि लू फेंग की पावर बहुत ही ज़्यादा सर्ज हो जाती है। अब एंचेस्टर को दिखाया जाता है जो कि ये सब देख रहे होते हैं। अब बार बार यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बार बार एक ही बात को रिपीट किया जा रहा है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। यहाँ पे एंचेस्टर सिटिंग माउंटेन गेस्ट को वापस बुलाते हैं और वो कहते हैं कि सिटिंग माउंटेन गेस्ट अभी तक तुम यहाँ पे क्यों नहीं आए हो। और थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे सिटिंग माउंटेन गेस्ट आ जाते हुए पूछते हैं क्या हुआ। तो वो कहते हैं जरा अपने डिस्पल की तरफ देखो। तो सिटिंग माउंटेन गेस्ट लू फेंग की तरफ देखते हैं, वो भी सरप्राइज हो जाते हैं कि क्या यहाँ पे उसने सीख लिया। और वो एंचेस्टर से कहते हैं कि क्या तुमने अपने हार को स्वीकार कर लिया। तो एंचेस्टर गॉड कहते हैं कि यहाँ पे मैं बिना फाइट किए कैसे बता सकता हूँ कि मैं हारा हूँ या फिर जीता हूँ। तो सिटिंग माउंटेन कहते हैं कि यहाँ पे बड़बड़ाना बंद करो, तुम्हें पता है कि तुम हार गए हो। यहाँ पे एंचेस्टर आगे नहीं बोलते हैं। फिर वो सिटिंग माउंटेन से कहते हैं कि तुम्हारा डिस्पल सच में इम्प्रेसिव है। ये कहना सही है कि उसने इस टेक्निक को बनाया है जिसमें उसका लक भी साथ देता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा हिस्ट्री में नहीं है जिसने 180 मिलियन में भी बिना किसी इंस्ट्रक्शन से इस पिक्चर को ऐसे प्रैक्टिस कर पाया है। और लू फेंग ने इसको बहुत ही कम टाइम में सीखा होता है। 180 मिलियन, कईयों को तो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक लग जाते हैं और फिर भी वो नहीं कर पाते हैं। देखा जाए रियल यूनिवर्स तो ओवरलॉर्ड, यहाँ पे ऐसी कई सारी बातें होने लगती हैं। अब सिटिंग माउंटेन गेस्ट भी लू फेंग के हार्ट ऑफ बीस्ट से बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। और एंचेस्टर कहते हैं कि हाँ उसके पास गोल्डन हॉर्न बीस्ट है, जिसके कारण वो एक बीस्ट गॉड का डिसेंडेंट बन गया है। वो गोल्ड बीस्ट गॉड के ब्लड लाइन इनहेरिटेंस के बहुत ही पास है, वो लकी है या बोल सकते हैं कि उसके पास गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी है। तो सिटिंग माउंटेन भी हंसने लगते हैं और यहाँ पे उनमें कई सारी बातें होने लगती है, जो कि वही सारी पुरानी बेट के बारे में बात होती है। तो हम फिर हम इसकी सीन चेंज कर दिखाया जाता है लू फेंग को, जहाँ पे वो कहता है कि ये जरूर है, ये एक अल्टीमेट टेक्निक ऑफ यूनिवर्स मास्टर है, क्योंकि इसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। लू फेंग ने इसको कर लिया होता है, वो कॉन्फिडेंट होता है कि वो आराम से अल्टीमेट टेक्निक्स ऑफ यूनिवर्स लॉर्ड के जितना ही होगा, और लक हो गया तो उसने अल्टीमेट टेक्निक्स ऑफ यूनिवर्स मास्टर तक को बना लिया है। सडनली लू फेंग आसमान की तरफ देखता है और कहता है एंचेस्टर मैं आपको चैलेंज करता हूँ। और इसी के साथ एंचेस्टर भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तो मुझे चैलेंज कर रहे हो। तो लू फेंग कहता है हाँ। अब लू फेंग यहाँ पे जानता था कि यहाँ पे उसे फाइट करनी होगी और वो देखना चाहता था क्या इन सालों में क्या वो इतना पावरफुल बन गया है कि वो एंचेस्टर को अपने इस अल्टीमेट टेक्निक से हरा पाएगा या फिर नहीं। अब लू फेंग पूछता है कि क्या वेपन यूज़ करें। तो एंचेस्टर कहते हैं कि क्या तुम्हें वेपन की ज़रूरत होगी। तो लू फेंग कहता है ठीक है मैं अपने हाथों से ही फाइट करता हूँ। जबकि यहाँ पे गोल्डन और बीस्ट भी अपने हाथों गॉड बीस्ट के पार्ट में भी वो अपने हाथों से फाइट करते हैं। तो लू फेंग भी अपने हाथों से फाइट करने वाला होता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि दोनों में फाइट होता है। यहाँ पे लू फेंग अपने उसी अल्टीमेट टेक्निक का यूज करने वाला होता है। पहले तो सेव विंग्स को यूज करके वहां से फ्लाई करता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि लू फेंग वहां पे अपने फुल पावर से रिलीज करके उन पे अटैक करता है और लू फेंग के माइंड में पूरी तरह से बीट गॉड्स की मेमोरीज मर्ज होने लगती है। वो गोल्डन लाइट को एब्जॉर्ब करके उन पे अटैक कर देते हैं। अब लू फेंग का वो पावर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि एंचेस्टर तक सप्रेस हो चुके थे। अब देखा जाए तो वो रेसिस्ट करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन लू फेंग और भी ज़्यादा स्किल होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि लू फेंग ही बीस्ट गॉड है। और लू फेंग का फिंगर किसी शार्प क्लाव के जैसा होता है और वो शार्प क्लाव एंचेस्टर के चेस्ट कर तो पियर्स कर लेता है। जिसके बाद एंचेस्टर्स की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं, जिसके बाद वो गॉडली बॉडी रिकवर हो जाती है और वो कहते हैं तुम जीत चुके हो। अब लू फेंग को विश्वास नहीं होता कि क्या उसने एंचेस्टर को हरा दिया है। अब एंचेस्टर ने सिर्फ यूनिवर्स मास्टर के पाइनिकल टेक्निक को परफॉर्म किया है, जिसके बाद उन्होंने अपनी गॉडली बॉडी को भी मेंटेन कर रखा था। अगर यहाँ पे एंचेस्टर चाहते हैं तो लू फेंग को बड़ी आसानी से हरा सकते
थे, लेकिन यहाँ पे लू फेंग को वो जिताना चाहते क्योंकि लू फेंग ने जो अनबिलीवेबल फीट किया है उससे वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुके थे। उन्हें पता था कि अगर अभी जीत गए लेकिन लू फेंग आगे न चलकर उनसे जीत नहीं जाएगा क्योंकि लू फेंग की पावर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होने वाली है। लू फेंग एंसेस्टर का शुक्रिया अदा कहता है कि शुक्रिया था आपका जो मुझे जिताने के लिए। यहाँ पे एंसेस्टर भी पहले फोकस किए होते डिफेंस पे, लेकिन यहाँ पे एंसेस्टर कहते कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपने बेस्ट डिफेंस टेक्निक को यूज़ किया जो कि यूनिवर्स मास्टर में आता है, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को डिफेंड करने में फेल हो गया, तो तुम जीत चुके हो। अब लू फेंग बहुत ज़्यादा बेनिफिट था, ग्रेटिट्यूड था उनके प्रति क्योंकि वो जानता था कि वो उन्हें अच्छे से हरा सकते हैं। और अब फिर हमें दिखाया जाता है सिटी माउंटेन गेस को जो कि वहाँ आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, मैं बिलीव करता था कि तुम जरूर इसको पास कर लोगे और तुम यूनिवर्स ओवरलेट्स के जितनी टेक्निक तो बना सकते हो, लेकिन तुमने वहाँ तो ये कर दिया, मैं तुमसे बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। तो मास्टर को देखकर लू फेंग उनके सामने झुकता है। यहाँ पे उनके सामने झुककर मास्टर कहता है, अब एंसेस्टर स्माइल करते हुए कहते हैं, सिटी माउंटेन गेस अब स्मॉक करो, तुम्हारा डिस्प्ले सच में इंप्रेसिव है, लेकिन तुम्हें यह भूलना नहीं चाहिए कि उसके बाद गोल्डेनॉन बीस्ट की बॉडी है, इसकी सोल कम्प्लीटली गोल्डेनॉन बीस्ट की बॉडी से मर्ज हो चुकी है। मैं भी नहीं बता सकता कि ये ह्यूमन है या फिर असल में गोल्डेनॉन बीस्ट ही है। तो सिटी माउंटेन गेस कहता है कि तो ये मसला अलायंस और ह्यूमंस के बीच में है, इसमें मेरा कुछ मसला नहीं है, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, वेदर मैं इसका मास्टर हूँ या फिर डिस्पल, ये ह्यूमन रेस का स्पेस बेस्ड का इससे कोई मतलब नहीं है, ये मेरा स्टूडेंट है, स्टूडेंट ही रहेगा। अब लू फेंग भी आगे बढ़ता है और झुकता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सिटी माउंटेन गेस्ट को जो एंसेस्टर से कहते हैं, तुम हमारे बेट को तो नहीं बोले हो ना। अब लू फेंग का फेस एंटिसेप्शन से भर जाता है। लू फेंग को पता था कि यहाँ पे मास्टर उसके बेट पे ट्रेजर पे बेट लगाए हुए थे और यहाँ पे हारने वाले को एक पीक ऑफ पानी का ट्रू ट्रेजर देना था और यहाँ पे यही चीज़ था। या फिर यहाँ पे ऐसी आइटम्स की बात होने लगती है जहाँ पे एंसेस्टर तो हार चुके थे और उन्हें देना पड़ता है एक ट्रू ट्रेजर माउंटेन सिटी गेस्ट को। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है स्पेस अलायंस एंसेस्टर को जहाँ पे वो कहते हैं कि तुम सिर्फ टॉप 9 पावर्स इन यूनिवर्स हो। अब यहाँ पे सिटी माउंटेन गेज उनको ताने मारते हुए कहते हैं कि तुम इस यूनिवर्स के टॉप 9 पावर में से आते हो, मैं यहाँ पे तुम्हारे 2 ट्वेल्व सीरीज का इंतजार कर रहा हूँ। वेंचेस्टर भी सिटी माउंटेन की तरफ देख रहे होते हैं। अब देखा जाए दोनों यहाँ पे ग्रेट बीइंग्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक लॉस बहुत ही चुभता है, ये बात किसी छोटे मोटे ट्रेजर की नहीं हो रही है। तो यहाँ पे वेंचेस्टर कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, फेयर इज फेयर, यहाँ पे 2 ट्वेल्व की सीरीज वो हारना अफोर्ड नहीं कर सकता है। यहाँ पे उसने एग्रीमेंट किया था कि वो एक 2 ट्वेल्व सीरीज लू फेंग को देने वाला है। तो सिटी माउंटेन गेस भी कहते ठीक है, हाँ मैंने सही कहा, यहाँ पे ये मेरे डिस्पल को जाएगा और वो लू फेंग की तरफ देखते हैं। लू फेंग में रिप्लाई करता है। यहाँ पे लू फेंग अपने आप को प्राउड नहीं महसूस कर रहा था कि उसने एंचेस्टर को हरा दिया है। यहाँ पे एंचेस्टर अपने पास से 2 ट्रेजर निकालते हैं जो कि एक वाइल्ड बीस्ट के जैसा ब्लैक फॉर्म बेल्ट टाइप का आप समझ लो, और उसमें से निकलता है। उसमें कई सारे लेयर्स ऑफ आर्मर्स चढ़े हुए थे, लिमिटलेस मैजिकल पावर्स थे जिसको देखकर लू फेंग तक हैरान हो चुका था। ये स्ट्रिंग ब्यूटी थी जो कि ब्लैक कलर में 200 फीट लंबा था। लू फेंग उसके सामने ही खड़ा था। लू फेंग उसको देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो एक डेड क्रिएचर है जिसमें कोई भी लाइफ नहीं है। अब वेंचेस्टर को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ते हैं और वो असल में एक बीस्ट जाइजेंटिक बीस्ट की तरफ देख रहा था। उसे देखते हुए वो लू फेंग को दिखाते हुए कहता है ये मेरा 2 ट्रेजर सीरीज है जिसका नाम बीस्ट गॉड आर्मर है। अब 2 ट्रेजर सीरीज अलग चीज होती है, एक सिंगल ट्रेजर को नहीं मिलाया जाता है, जैसा कि प्राइमर के सिटी लीडर के पास एक रिवर टाइप का एक ट्रेजर होता है, मुझे नाम अच्छे से याद नहीं आ रहा है, जिसमें कि 1000 ट्रेजर मिले हुए होते हैं, तब जाके वो ट्रेजर 10,000 के नाम से कुछ था। यहाँ पर भी लू फेंग को जो 2 ट्रेजर सीरीज मिलने वाला है उसमें भी कई सारे ट्रेजर्स इनगल्फ होते हैं जो कि सीरीज होता है लगभग 600 के। वेंचेस्टर आगे बढ़ते हैं और उसको देखते हैं। वेंचेस्टर उसकी तरफ लू फेंग की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम्हारे टीचर ग्रोटिंग है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है, ये एक 2 ट्रेजर सीरीज है और तुम्हारे टीचर बहुत ही स्कीमिंग है। उन्होंने पहले ही ऐसा किया था और वो जानते थे कि तुम यहाँ पे हरा पाओगे, लेकिन पहले तुम्हें बहुत ही खुश था। इसके बाद वो आगे क्या थे कि ये 2 ट्रेजर सीरीज में टोटल 526 2 ट्रेजर मौजूद है, जिनमें कि 521 ऑर्डिनरी 2 ट्रेजर है, 4 और सीनियर 2 ट्रेजर है और रिमेनिंग का एक टॉप
टायर ट्रू ट्रेजर से, जो कि एक शार्प फैंग और स्केल्स जैसा है, जिसकी कंबाइनिंग बॉडी तुम्हारे बॉडी से मिल जाएगी और तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा मैसिव हो जाएगी। लू फेंग शॉक हो जाता है कि क्या 526 ट्रू ट्रेजर। जैसा कि मैंने कहा कि प्राइमर के सिटी लीडर के पास 1000 ट्रेजर रिवर्स था, जो कि 1000 ट्रू ट्रेजर जैसा था। जब उसको मिलाया जाता है तो एक 1000 ट्रेजर रिवर बनता है। लू फेंग के सामने भी एक 526 ट्रू ट्रेजर है, जिनमें से एक टॉप टायर ट्रेजर होता है। एंचेस्टर कहते हैं कि इन सबको ब्रेक दिया था, तो इसमें एक हॉर्न अलोन है जो कि टॉप टायर ट्रेजर से, और इसको कंबाइन कर दिया जाए तो तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये तुम्हारे गॉडली बॉडी के हर एक पार्ट में फैल के तुम्हारे लिए एक वेपन का काम कर सकती है। ये अब तुम्हारा हुआ। अब लू फेंग का दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। बीस्ट गॉड आर्मर। लू फेंग उनके सामने झुकते हुए कहता है थैंक यू एंचेस्टर। तो एंचेस्टर भी स्माइल करते हैं। अब गोल्डन हॉर्न बीस्ट लू फेंग के सोल्जर पे अपीयर होता है और गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने टेम्परेली अपने फोर्स में 79 टाइगर रिवर और बाकी सारे ट्रेजर्स को अपने वर्ल्ड रिंग के अंदर रख लिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लैक बीस्ट फिगर होता है, वो टूट जाता है कई सारे 100 ट्रू ट्रेजर में और सभी ब्लैक इन कलर होते हैं और सभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ऊपर जाकर चिपक जाते हैं और ये उसके आर्मर के रूप में यूज़ होने वाली होती है। और ये सारे ट्रेजर्स गोल्डन हॉर्न बीस्ट के हर एक बॉडी के इंच को कवर कर लेती है और दिखाया जाता है कि एक ही झटके में गोल्डन हॉर्न बीस्ट बहुत बड़े जाइजेंटिक बीस्ट के जैसा बन जाता है। उसकी स्केल्स के हर एक इंच गॉडली बॉडी जैसे नाइफ ब्लेड जैसे फैली हुई होती है। उसके यहाँ तक फैंग्स जो पंख होते हैं वो भी बड़े हो चुके होते हैं। जो मिडल का हॉर्न होता है वो सभी चीज़ बड़ा हो चुका होता है। लू फेंग का कॉन्शियसनेस पूरी तरह से खिल उठता है। उसके सॉफ्ट क्लॉज, टेल्स, गॉडली बॉडी, शार्प हॉर्न्स सभी जगह पार्ट में ट्रू ट्रेजर मौजूद है। यहाँ पे ये ट्रू ट्रेजर का सीरीज सच में ये डिजर्व करता है, जो कि बीस्ट गॉड पार्ट के लिए मोस्ट कैपेटेबल होता है, जो कि लू फेंग की पावर को बहुत हद तक बढ़ा देता है। एक ही झटके में लू फेंग ने अपने सारे उन सारे ट्रेजर्स पे अपने लाइफ इम्प्रिंट्स को डाल दिया होता है और उसके अंदर कई सारे एंशिएंट इंफॉर्मेशन, उसके एक्चुअल नेम्स सारे उसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन लू फेंग थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, जो कि लू फेंग को एक नॉर्थन रॉक, बीस्ट गॉड आर्मर ऐसे ही कई सारे स्ट्रेंज नेम दिखते हैं। उनमें से कई सारे नाम से जैसे सिल्वर ड्रैगन फैंटम, गोल्डन किंग आर्मर, एंशिएंट बोर्ड गैलेक्सी, एंशिएंट आर्मर, गोल्ड आर्मर, नॉर्थन रॉक इसके जैसे ही होते हैं। लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोचता है, जिसके बाद लू फेंग वहाँ गोल्डन हॉर्न बीस्ट को जागता है। अब यहाँ पे लू फेंग अपने एक्साइटमेंट को नहीं दिखाता है। लू फेंग को दिखाया जाता है जिसे सिटिंग माउंटेन गेस्ट बुलाते हैं। यहाँ पे लू फेंग उनके पास जाता है। अब दिखाया जाता है कि सिटिंग माउंटेन गेस्ट लू फेंग को थोड़ा सा अलग ले जाते हैं, वहाँ की सराउंडिंग को चेंज कर देते हैं। ऐसा कि मानो एंचेस्टर सिटिंग माउंटेन गेस्ट एंचेस्टर को अपनी ये बातें नहीं सुनाना चाहते हैं और वो वहाँ के अपने यूनिवर्स लॉ को यूज़ करके फोर्सफुली सप्रेस कर देते हैं। अब देखा जाए तो एंचेस्टर वहाँ के लॉ को तोड़कर वो उनकी बातों को सुन सकते हैं, लेकिन असल में एंचेस्टर ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि सिटिंग माउंटेन गेस्ट अपने स्टूडेंट से कुछ प्राइवेट में बात कर रहे होंगे। अब लू फेंग उनसे पूछता है कि टीचर आखिर क्या हुआ। अब सिटिंग माउंटेन गेस्ट लू फेंग से कहते हैं कि तुमने सिर्फ 118 मिलियन ईयर में खुद को सक्सीड कर लिया है, अब तुम सेकंड ब्रदर से भी स्ट्रॉन्गर हो चुके हो। तो लू फेंग बड़ी ध्यान से बात सुन रहा है। फिर वो आगे कहते हैं कि उस वक्त मैंने तुम्हें जो स्टार मैप दिया था मैं उसको देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि अब वो तुम्हारा उतना काम नहीं देने वाला है। लो देखा जाए तो वो एक पर्निकल अनडाइन तुम बन चुके हो और तुम्हारी अकम्प्लिशमेंट वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तुम अभी भी स्ट्रैटेजिकल एडवांटेज पोजीशन में हो। तुम ऐसे ही अपने लॉ पाथ को ऐसे स्टडी करोगे तो तुम बहुत ही कम टाइम में अपने आप को ब्रेक थ्रू करा के यूनिवर्स नाइट बन जाओगे, यहाँ तक कि तुम्हारी पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन देखा जाए तो यूनिवर्स नाइट्स में अगर तुम 1000 सालों में ब्रेक थ्रू करोगे तो इतना इफेक्ट नहीं करेगा। लू फेंग भी हामी भरता है, वो कॉन्फिडेंस था जितने साल पढ़ने के बाद वो जरूर ब्रेक थ्रू कर लेगा और आगे चल के बहुत ही जल्दी लू फेंग यूनिवर्स नाइट में भी ब्रेक थ्रू करने वाला है। उसके बाद जो फाइट होने वाली है ना वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। लू फेंग तो यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स को भी नहीं छोड़ने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है सिटिंग माउंटेन गेस्ट को, जो आगे कहते हैं कि जब तुम एक यूनिवर्स नाइट बन जाओगे तब तुम
स्टार टावर को यूज़ करने के लायक हो जाओगी, लेकिन तुम अभी भी उस स्टार टावर को एक्टिवेट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ही अभी के मरतबा ये स्टार टावर ही ले सकते हो तुम, और स्टार मैप यूजलेस हो चुका है। लूफेंग भी हाई बढ़ता है और फिर वो अपने टीचर से पूछता है और कहता है कि टीचर आखिरकार मुझे अपने फिर ब्लैक मेटल बोर्ड को कैसे मिलेंगे 9 वॉल्यूम मैनुअल्स को। तो वो कहते हैं कि वो तुम्हें बाद मिलेगा, अभी तुम्हें मैं नहीं बताने वाला हूँ। लूफेंग ने थर्ड मेटल बोर्ड को और फोर्ट को बीसगॉड सेक्टर से ले लिया होता है। अब सिटिंग माउंटेन गेस्ट उसे मना कर देते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे टीचर के भी अलग मेथड है, और अगर तुम्हारे टीचर के फैंटम मेथड नहीं होंगे तो आखिर वो टीचर क्यों नहीं कराएंगे। अब लूफेंग थोड़ा सा सरप्राइज होता है। अब सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहते हैं कि अगर देखा जाए तुम्हारी ट्रेनिंग में तो बीसगॉड सेक्टर ने बहुत एक काम किया है, उन्होंने 80 मिलियन ईयर्स तुमने एक नई यूनिवर्स मास्टर अल्टीमेट टेक्निक को बना दिया है, और तुम्हारी जो बात है हम भी म्यूचुअल कंफर्मेशन कर सकते हैं। अब लूफेंग यहाँ पे पूछता है कि आखिरकार फिफ्थ मेटल ब्लैक बोर्ड का क्या हुआ। तो सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहते हैं कि जब समय आएगा तो मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा। लूफेंग के पास कोई और चॉइस नहीं बनता, और फिर सिटिंग माउंटेन कहते हैं कि तुम्हें मेहनत करती रहनी चाहिए, तुम्हारी पावर अभी स्ट्रांग है, लेकिन तुम्हें उस दिन का इंतजार करना होगा जब तुम स्टार टावर को यूज कर पाओगे, फिर तुम्हारे सामने कोई भी बंदा नहीं आके आ पाएगा, तुम यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग हो जाओगे, मुझे भी तुम पे आशा रहेगी। तो लूफेंग कहता है यस टीचर। अब यहाँ पे फिर से वही सारी बेकार सी बातें होती जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। बाद में लास्ट में सिटी माउंटेन को दिखाया जाता है तो कहते हैं कि ये सभी स्पेस एंड का थैंक यू है, इसके बाद मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो पहले से बता देते हैं कि अभी वो तुम्हें अपने अंदर ज्वाइन करने के लिए बोलेंगे, अब ये तुम्हारा मर्जी है कि तुम क्या करते हो। अब वहाँ से सिटिंग माउंटेन के चले जाते हैं, यहाँ पे लूफेंग को रोक लेते हैं। अब यहाँ पे वो लूफेंग से बात करते हैं, दिखाया जाता है कि उनमें थोड़ी सी आनाकानी भी होती है कि मेरा डिस्पल है तो मैं भी नहीं बात कहूँगा। जिसके बाद लूफेंग वहाँ पे एंचेस्टर से बात करने जाता है। एंचेस्टर लूफेंग से कहते हैं कि क्या तुम्हारा मन किया है कभी कि तुम्हें ह्यूमन रेस को छोड़ना चाहिए। अब यहाँ पे लूफेंग जानता था कि वो शायद उसको अपने अंदर रेस के रखना चाहते हैं। अब लूफेंग जवाब देता है कि नहीं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लूफेंग ने यहाँ पे बहुत ही ह्यूमन रेस के द्वारा अच्छे से ट्रीट किया गया है। 1 लाख साल में अर्थलिंग बहुत ही आगे तक बढ़ चुका है, उसकी फैमिली थी, उसका हर एक चीज़ था, उसके पेरेंट्स उसके वाइफ थे। अब यहाँ पे एंचेस्टर भी थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि अभी तुम्हारे फैमिली और फ्रेंड्स जिंदा है और मैं ये भूल चुका था। लूफेंग कहते हैं हाँ। यहाँ पे एंचेस्टर कहते हैं ये कैसा रहेगा कि तुम्हारा गोल्डन हॉर्न बीस्ट मेरे स्पेस बीस्ट एलाइन को ज्वाइन कर ले। यहाँ पे गोल्डन हॉर्न वो यहाँ का गोल्डन माउंटेन नाइट बन सकता है, ये तुम्हारे ह्यूमन रेस से कोई भी अफेक्ट नहीं डालेगा, तुम यहाँ पे जब मन चाहो वहाँ पे आ सकते हो और तुम यहाँ के स्पेस बीस्ट बन सकते हो, और अब तुम्हारे पास 2 पावर रहेंगे जो तुम्हें सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन लूफेंग कहता है कि लेकिन मेरे पास 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी दोनों साइड की। अब देखा जाए तो लूफेंग के लिए बेनिफिशियल था कि लूफेंग को 2 बड़ी पावर से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन लूफेंग जब पावरफुल होगा तो उसे दोनों तरफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना पड़ता। और यहाँ पे लूफेंग इसी के बारे में सोच रहा होता है। अब यहाँ पे वो समझ गया था कि आखिरकार एंचेस्टर उसे क्यों ज्वाइन कराना चाहते थे। अगर लूफेंग जब यहाँ पे यूनिवर्स नाइट बनेगा तो उसकी जो गॉडली पावर होगी वो लगभग यूनिवर्स मास्टर के करीब आ जाएगी। वो तो परफेक्ट लाइन जीन के लेवल तक को आ चुका है और वो अल्टीमेट टेक्निक ऑफ यूनिवर्स मास्टर को बना सकता है। उसके पास टॉप टायर सेट ऑफ ट्रूथ वेदर पाइनिकल ट्रूथ वेदर से जो कि लूफेंग को और भी ज्यादा पावरफुल बनाती है। और जब लूफेंग एक यूनिवर्स मास्टर बन जाएगा तो वो यहाँ के टॉप टायर यूनिवर्स मास्टर जैसे प्राइमर सिटी लीडर तक को टक्कर दे सकता है, उन्हें हरा सकता है बड़ी आसानी से। लेकिन यहाँ पे लूफेंग इन सब के बारे में था कि आखिर वो उसे क्या करना चाहिए। अब जस्ट लूफेंग की तरफ देख के कहते हैं कि हाँ यहाँ पे तुम्हें एलायंस के द्वारा असिस्टेंट तो मिलेगा, लेकिन तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी होगी। लेकिन तुम्हें तो पता ही है विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब यहाँ पे लूफेंग स्माइल करते हुए कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों तरफ का भार बियर कर सकता हूँ। तो ये सुनकर एंचेस्टर हैप्पी हो जाते हैं। अब यहाँ पे वो भी खुश होते हैं कि लूफेंग ने उनको ज्वाइन कर लिया। अब ये मत सोचना कि लूफेंग का गोल्डन हॉर्न बीस्ट का बॉडी यहीं पे रहने वाला है, उसने बस अलायंस को ज्वाइन किया है। यहाँ पे फिर बहुत सारी बातें होती है जिसको कि मैं स्किप कर देता हूँ। जिसके बाद लूफेंग अपने पास अपने ट्रू
ट्रू ओरिजिनल यूनिवर्स में चला जाता है। अब यहाँ पे उनमें कई सारे बातें होती है जो कि ऐसे ही फालतू होती है, जो कि उनकी तारीफ ये सब होती है, जिसको मैं स्किप करके मेन पॉइंट पे आता हूँ। अब यहाँ पे एंचेस्टर लू फेंग की तारीफ करते हैं, लू फेंग भी यहाँ पे उनका धन्यवाद करते हैं। अब यहाँ पे एंचेस्टर आगे कहते तुम्हारे गोल्डन हॉर्न बीस्ट को कोई भी ट्रू ट्रेजर की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी ओरिजिनल अल्ट्रिंग बॉडी वो क्लोज कॉम्बैट में बेटर है। मैं जानता हूँ कि तुम अभी स्पिरिचुअल फोर्स वेपन यूज कर रहे हो, तो मैं तुम्हें एक सीनियर ट्रू ट्रेजर देता हूँ जो कि क्लोज कॉम्बैट में काम होने वाला है, और वो उसे डेफिनेटली एक फ्री ट्रेजर दे रहे होते हैं अपने एलायंस की तरफ से ही। सिटिंग माउंटेन्स को दिखाया जाता है जो कहते हैं तुम तो बहुत ही स्ट्रिंगी हो। अब यहाँ पे सिटिंग माउंटेन गेस्ट वहाँ पे सब चीज देख रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि ठीक है तुम उसे ट्रेजर दो, लेकिन मैं तुमसे अच्छा इसको दूंगा। विंचेस्टर लू फेंग की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें कैसा क्लोज कॉम्बैट वेपन चाहिए, तो लू फेंग कहता है एक स्वॉर्ड जैसा, और फिर वो अपने पास से वही घोस्टली एक स्वॉर्ड निकालता है जो कि लू फेंग यूज करता आ रहा था, और वैसा ही लू फेंग को एक स्वॉर्ड चाहिए होता है। और अब फिर एंचेस्टर कहते हैं कि मेरे पास ऐसा तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक स्वॉर्ड है जो कि इसके हैंडल जितना बड़ा है। तो लू फेंग उसे निकालता है और वो दिखता है क्या था कि हाँ ये तो अच्छा ही है। लू फेंग उसको ले लेता है। विंचेस्टर स्माइल करते हैं और वो एंशिएंट ब्लेड लू फेंग के पास आ जाता है। लू फेंग के अंदर उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, उसे पता चलता है कि ये असल में कटिंग पेयरल स्वॉर्ड है, और लू फेंग बहुत ही खुश होता है। अब उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि लू फेंग सेटिस्फाइड होता है। उसके तरफ एक किताब भी भेजते हैं जो कि स्पेस बेस्ड एलायंस के इंफॉर्मेशन के बारे में होती है, और लू फेंग को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो वहाँ से निकाल सकता है। लू फेंग हामी भरता है। अब यहाँ पे सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहता है कि चलो हम लोग चलते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों वहाँ का स्पेस और टाइम ट्विस्ट होता है। लू फेंग और सिटिंग माउंटेन गेस्ट वहाँ से टेलीपोर्ट होके ओरिजिनल यूनिवर्स में आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ और बातें होती है जिसको हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर अप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में और देखते हैं कि आखिर लू फेंग का आगे का जर्नी कैसा होने वाला है, लू फेंग कब यूनिवर्स नाइट बनने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।